हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो नमस्कार, जय श्री राम। बहुत समय से शायद कंटिन्यूअस एक अपडेट अ, नहीं दे पा रहे थे हम। एमपीपीएससी का जो 50 क्वेश्चंस हम छोड़ के गए थे, वो 50 क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा वीडियो बने, क्योंकि ये आप प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा अंदर जाके सोचना पड़ता है, अंदर जाके रिसर्च करनी पड़ती है और थोड़ा-सा वाइड वे में आपको एक ही क्वेश्चन को एनालिसिस करने में टाइम लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्वेश्चंस कितने करने वाले हैं, वो रहेगा कि कोशिश करेंगे 20 टू 20 30 क्वेश्चन हम करें यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट को क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है कि कौन से निम्न निम्न में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि तो 3 आपके पास हैं और डी है, चारों सही हैं। ठीक है? चारों उदाहरण हैं। तो देखो, कियोस्क मार्केटिंग है, टेली मार्केटिंग है, कैटलॉग मार्केटिंग है। अब पहली बात तो समझना ये है कि ये होती क्या है, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि कियोस्क मार्केटिंग जो होती है, वो होती है कि आपने कभी देखा होगा, स्टेशन पे कुछ टीवी लगे होती है और टीवी पे ऐड चल रहे होते हैं। तो ये जो होता है कियोस्क मार्केटिंग का तरीका होता है, ठीक है? और टेली मार्केटिंग जो होती है, वो होता है जैसे कि आपने सुना भी होगा कि टेलीफ़ोन कर लिया किसी ने, आपको कार खरीदनी है तो कार वाला आपको फ़ोन कर रहा है और बता रहा है अपने कार के फीचर। आपको पॉलिसी खरीदनी है एलआईसी की, तो एलआईसी वाला फ़ोन करके पॉलिसी बताता है। ये टेली मार्केटिंग के तरीके हैं, टेलीफ़ोन वाली मार्केटिंग। सी जो है कैटलॉग मार्केटिंग। कैटलॉग मार्केटिंग बहुत पुरानी मार्केटिंग होती है कि अपने पर्चे बँटवा दो और अपने बारे में बता दो लोगों को। पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ें। तो प्रत्यक्ष विपणन का जो उदाहरण है, वो कौन-सा है? ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। सो सारे के सारे जो हैं हमारे प्रत्यक्ष विपणन के, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग के एग्ज़ाम्पल हैं, जिससे हम कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है? सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। थोड़ा-सा इसके बारे में और पढ़ते हैं स्टैंडर्ड तरीके से। कियोस्क मार्केटिंग इज़ अ मार्केटिंग टाइप दैट मेक्स यूज़ ऑफ टच स्क्रीन कियोस्क फॉर promotion purposes. It could be advertising a business or product. This standalone devices are usually positioned in areas experiencing high traffic, such as train stations, shopping areas, and airports. तो जो टीवी वी लगी होती है, इंटरैक्टिव बोर्ड्स लगे होते हैं कि आप टच करो, या बोल सकते हैं एटीएम्स लगे होते हैं। एटीएम में भी आपके कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट आ रही होती है एसबीआई की या सेंट्रल बैंक की। जैसे भी जिस एटीएम में आप जाओगे वहां पे एडवर्टीजमेंट चलती रहती है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे आपके कियोस्क मार्केटिंग के तरीके हैं। ठीक है? टेली मार्केटिंग इज अ डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर ओवर द टेलीफोन, इंटरनेट और फैक्स। ठीक है? और कैटलॉग मार्केटिंग आखिरी में है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग दैट अलाउ अ कंपनी टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ प्रिंटेड और ऑनलाइन कैटलॉग. Consumer can buy directly from the catalog sender by phone or online using the information in the catalog. Okay. Question number 52. Marketing is a process which starts before प्रोडक्शन. ठीक है? मैंने आंसर बता दिया गलती से आपको. सो द आंसर विल बी बिफोर. ठीक है? मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्रोडक्शन के पहले स्टार्ट होती है. मार्केटिंग जैसे कि आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज अभी अपन ले लेते हैं एग्जांपल किसी कार का. तो जैसे कि अभी एक खबर आ रही है कि टाटा जो नैनो है, वो ईवी में आने वाली है. मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई सच में बात होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है. तो टाटा नैनो ईवी में आने वाली है, तो क्या होगा? 2 साल पहले या 1.5 साल पहले उसकी एडवर्टीजमेंट चालू हो जाएगी और उसकी बुकिंग भी चालू हो जाएगी. ठीक है? तो इससे होगा क्या कि बुकिंग चालू हो गई, ये चालू हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. जैसे कि उन्होंने टारगेट सेट किया होगा कि मिनिमम 100 या 200 बुकिंग अपने पास आएगी, तब अपन प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. व्हिच मींस प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है मार्केटिंग के बाद स्टार्ट होती है. ठीक है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट बिफोर द प्रोडक्शन.
या फिर इसको उल्टा बोल सकते हैं, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स आफ्टर मार्केटिंग। ओके, तो पहले क्या होता है, मार्केटिंग होती है, और मार्केटिंग के बाद होता है अपना प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 53, एनएवी एंड एएमसी आर मेनली एप्लीकेबल फॉर। एनएवी और एएमसी मुख्य रूप से किसके लिए लागू होते हैं? तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड होता है, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, और सहकारी संस्थाएं होती हैं, या बैंक्स होते हैं। तो किसके लिए एनएवी यानी कि नेट असेट वैल्यू जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, और एएमसी होता है, मुख्य रूप से किसके लिए लागू होते हैं? तो ऑप्शन विल भी आपने देखा भी होगा, म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा निकालते हो, है ना, तो जो उसकी एएनवी होती है ना, वो आपको दी जाती है, ठीक है। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय। जो मौद्रिक नीति होती है किसके द्वारा तैयार और घोषित की जाती है? तो हम सबको पता है कि जो मौद्रिक नीति होती है वो हमारी जो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक जो हमारी है वो बनाती है, और हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है? आरबीआई, ऑब्वियसली। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मैं भूल जाता हूं, आप मत भूलिए, ये बिल्कुल फ्री है, और बिल्कुल फ्री में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमसे किसी भी तरह का डाउट जो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सिलेबस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप वहां पे जाके बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटराइजेशन इन बैंक्स was started mainly on the recommendation of which committee? तो बैंकों में कंप्यूटराइजेशन मुख्य रूप से किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुआ था? ठीक है, तो नरसिम्हन, छोरे, रंगराजन या टंडन, कौन सी कमेटी? सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, रंगराजन कमेटी। और रंगराजन कमेटी को आप हमेशा ही याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। पहले भी इस कमेटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो क्वेश्चंस जो हैं रंगराजन से नॉर्मली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु रेगुलेट्स रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? अभी देखिए, क्षेत्रीय बोला है, फिर ग्रामीण बोला है, फिर बैंक बोला है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका नाबार्ड होता है ना, रूरल डेवलपमेंट, आगे इसका जो आखिरी आरडी लगा हुआ है ना, ये रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप मुझे बता दीजिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो और ये किस नाबार्ड किसके लिए बेसिकली बना था, ये भी आप मुझे बता दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। which is question number 57, which of the following is incorrect for material variances? material variances के लिए कौन सा गलत है? मतलब बाकी तीन सही हैं, एक गलत है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मुझे मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये जो ऑप्शन सी है आपका, एम यू वी इज इक्वल टू ए पी एस क्यू माइनस ए क्यू, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है, मतलब बाकी तीन जो है आपके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है, क्रिक पैट्रिक्स 4 लेवल इवैल्यूएशन मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग। किर्क पैट्रिक के 4 स्तरीय मूल्यांकन मॉडल में निम्नलिखित शामिल है। कौन शामिल है? ज्ञान शामिल है, विकास शामिल है, संतुष्टि शामिल है, या फिर सीखना शामिल है? तो किर्क पैट्रिक जो थे उन्होंने 4 स्तरीय मूल्यांकन मॉडल यानी कि वैल्यूएशन मॉडल बनाया था, जिसमें से वो बोलते हैं कि जो लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही उन्होंने शामिल किया था अपने में, ठीक है। तो लर्निंग इज इंपॉर्टेंट किर्क पैट्रिक के अनुसार, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है कि what was the first develop who was the first development bank for our country of our country? हमारे देश का पहला विकास बैंक कौन सा था? तो आपने देखा ही होगा, सुना भी होगा कई बार कि पहला जो डेवलपमेंट बैंक था हमारा, ठीक है, ये कौन सा था? IFCI, ठीक है। IFCI, अगेन आई विल क्वेश्चन फॉर द सेम कि IFCI का फुल फॉर्म क्या होगा, आप मुझे बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 60 है, 1 रुपी नोट इन इंडिया इज साइंड बाय, 1 रुपए या 2 रुपए या 5 रुपए के नोट, ऐसा क्वेश्चन हो सकते हैं कि 1 रुपए का नोट कौन लॉन्च करता है, 2 रुपए का नोट कौन लॉन्च करता है, 5 रुपए तक के नोट जो होते हैं वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो हमारे साइन करके देते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। 5 रुपए से ऊपर जो होता है वो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो साइन करता है। 10 रुपए के में आपके बैंक जो होती है रिजर्व बैंक, वो आपके साइन करके देती है, उसका गवर्नर का साइन रहता है। बाकी जगह पे सेक्रेटरी साइन करता है 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के नोट पे। विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों की तीव्र वृद्धि के कारण है। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और इंटरनेशनल इमेज। तो विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों की तीव्र वृद्धि, ठीक है, मतलब जितने एमएनसीज होती हैं उन वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, तो उनका कारण क्या है? तो भैया वो R&D भी बहुत अच्छा करती है, बहुत खर्चा करके R&D करती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं उनमें पहली आती है, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होती है उनमें पहले आती है। इंटरनेशनल इमेज उनकी बहुत बड़ी हो जाती है, दैट्स व्हाई। और उसके बाद ऑल ऑफ द करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका है, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय गुस्ताव कैसल इन ईयर। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत गुस्ताव कैसल द्वारा वर्ष किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1922, 23, 21 या 24। ठीक है, कुछ समय रुकने के बाद मैं इसका आंसर करता हूं। आंसर तो मुझे पता है, आप एक बार ट्राई कीजिए और मैं 5 तक गिनता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ स्टैटिक डेटाज होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैटिक डेटाज जो होते हैं उनको हमेशा याद रखने की जरूरत होती है। मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन इट्स जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगी। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, इट इज 1922। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, आयकर कानून में आय के शीर्ष का सही क्रम क्या है? तो जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, अभी तो इनकम टैक्स भरने का टाइम भी आ गया, आज 3 तारीख है ना, 3 तारीख मार्च की, अप्रैल की, और अभी हमने इनकम टैक्स भरना स्टार्ट कर दिया है। किसी को अगर अपनी इनकम टैक्स फिलअप करवानी है तो हम हमसे संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो हम इनकम टैक्स भर देंगे, बहुत लोएस्ट रेट पे भरते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो है पहला जो हमारा जो हेड होता है वो ITR 1 जब अपन फाइल करते हैं तो वो होता है सैलरी का, ठीक है। सैलरी आपका पहला हेड होती है, तो सैलरी कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में ही आपको सैलरी दिख रही है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन ए जो है उसमें कैपिटल गेन आ गया है, तो कैपिटल गेन तो नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी आपका सही आंसर हो जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद आपका बीपी आता है, यानी बिजनेस और प्रोफेशन आता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, टैक्स का क्या वैध नहीं है? चोरी करना वैध नहीं है, योजना बनाना वैध नहीं है, परहेज करना वैध नहीं है, या प्रबंधन करना वैध नहीं है। तो ये तो चीजें जो है ये तो आपके वैलिड है, ये जो है ये आपको नहीं करना है, चोरी आपको किसी भी केस में नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। सर्टेन डोनेशंस आर डिडक्टिबल फ्रॉम GTI अंडर सेक्शन व्हाट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? कुछ दान आयकर अधिनियम की धारा, अब ये धारा है, कौन सी धारा होगी, के तहत GTI से कटौती योग्य है? अब GTI जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता होगा जो भी इनकम टैक्स फिलअप करते हैं, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम कहां से डिडक्टेड है, ठीक है। तो 80G जो आपका होता है ये आपका डोनेशन से रिलेटेड होता है ना।
और 80C जो होता है आपके LIC जो होती है उसके लिए होता है, और 80D जो है ये आपका जो भी एक डिसेबल पर्सन होता है आपके अंदर, उनके लिए अगर आप खर्चा करते हो वो आप 80D से, या कोई मेडिकल खर्चा आप कर रहे हो तो वहां से आप 80D से आप डिडक्शन ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, एन एसएससी resides in the in his town in his own house, मतलब ये अपने खुद के घर में रहता है, वैल्यूएशन ऑफ विच इज 50 लाख, 50 लाख का घर है उसका, फेयर रेंट जो है 1 लाख रुपए है पर एनम, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स विल बी। तो अपने घर में रह रहा है भाई, अब उसका किराया 1 लाख, भाई अपने घर में किराया कौन देता है, तो अपने घर का किराया क्या होगा, 0। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ने घुमाने की कोशिश करी, और कुछ लोग जो घूमना चाहते हैं वो फिर घूम के दर्शन करके आ सकते हैं वापस, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा एक आयकर अधिनियम के तहत आय का शीर्ष यानी हेड नहीं है। तो हमारा पहला हेड जो होता है वो सैलरी होती है, तो सैलरी तो हेड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये हमारी पांचवी हेड होती है, आखिरी हेड, और ये हमारी चौथी हेड होती है कैपिटल गेन की। और ये जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी होता है ये एक्चुअल में इसके अंदर आता है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है वो। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। एमपीपीएससी में आया था सारा क्वेश्चन, मैं अपने से नहीं करवा रहा हूं ये। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट तो करना भाई, जितने क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं कमेंट तो करते जाओ। ठीक है, पता तो चले कि आप भी पढ़ रहे हो, पता चला कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पास हो गया अकेले, अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि अकेले पास हो गया मैं। चलिए, while recruiting employers promote brand image of organization which is called, भर्ती करते समय नियोक्ता संगठन की ब्रांड छवि को बढ़ावा देते हैं जिसे क्या कहा जाता है। तो भर्ती करेंगे और संगठन की ब्रांड छवि, किसकी ब्रांड छवि, संगठन की ब्रांड छवि, है ना। एम्प्लॉयर प्रमोट ब्रांड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस, टाटा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 69 है, सारे स्टेक होल्डर जो हैं इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, उसको क्या बोलते हैं। मतलब एक कर्मचारी है, एक बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा जो है, इस बंदे को इसका जो जूनियर है वो भी रेटिंग दे रहा है ना, इसको इसका जूनियर भी रेटिंग दे रहा है, और इसका सीनियर भी इसको रेटिंग दे रहा है, मतलब इसके नीचे वाले लोग भी इसको रेटिंग देंगे और इसके ऊपर वाले लोग भी इसको रेटिंग देंगे। तो और इसके साथ में काम करने वाले लोग भी इसको रेटिंग देंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 360 इवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब मैं कैसा काम करता हूं, ये जो है ये जो है वो सारे लोग बता रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं, उसके बेसिस में ही मुझे प्रमोशन मिलेगा, विच इज 360 डिग्री अप्रेजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो था इसका आंसर हमने देख लिया कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, और क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कि औद्योगिक लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है। ये आंसर आपको दिख ही रहा होगा, मैंने इस पे एनिमेशन लगाना मैं भूल गया। तो अनदर नेम ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा WPM। WPM क्या होता है आपको दिख भी रहा है कि ट्रेडिशनली द कंसेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि WPM इसको बोलते हैं रिफर टू पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी WPM जो होता है, इसमें औद्योगिक लोकतंत्र इसको बोला गया है क्योंकि जो एक एम्प्लॉय जो होता है, चाहे हो सकता है वो कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय क्यों ना हो, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है और अपना मत देता है कि भैया जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं, जो आप डिसीजन मेकिंग करोगे वो हमारे पक्ष में भी है कि नहीं है।
ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने किया है आज। तो हमने 20 क्वेश्चन आज किए हैं और लाइक कर लीजिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पैसा तो इसमें लगना नहीं है और ऐसे ही वीडियोस मैं कोशिश करते रहूँगा कि आगे भी आपको मिलती रहे, है ना? हर 2 दिन के गैप में हम वीडियो बनाएँगे अब, क्योंकि एक टाइमिंग का भी एक इश्यू हो जाता है। चलिए चलते हैं। शुभ रात्रि। मैं सौरभ कुमार नायक, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।